नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, तो लोकतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है बिहार को। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। यहां जंग है विकास बनाम बदलाव की। बिहार में सज चुकी है सियासी बिसात, और हम करेंगे जनता जनार्दन के मुद्दों की बात। सियासी जंग में कौन कौन कैसे कैसे वादे कर रहा है जनता से, युवा, महिला, किसान और आम आवाम के क्या है मुद्दे जो तय करेंगे सियासी दलों की किस्मत। विरासत की सियासत बनाम सुशासन की राजनीति में कहां खड़े हैं प्रमुख सियासी दल, और वाद प्रतिवाद कर, धुआंधार प्रचार कर जनता जनार्दन से राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं संवाद। तो अगले आधे घंटे में हम बिहार विधानसभा चुनाव के हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू अपने इस कार्यक्रम जनादेश में। और मेरे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़ेंगे, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। तो आइए बात करते हैं बिहार के सियासी जंग की। आज हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नाम क्या दिया है? बिहार का तेजस्वी प्रण। तो महागठबंधन ने बिहार में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है। आप देखिए कुछ बड़ी बातें, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। ये घोषणा पत्र को बिहार का तेजस्वी प्रण कहा गया। बिहार में महागठबंधन का ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। कुल वैसे 25 पॉइंट हैं, 25 मुख्य बिंदु हैं, लेकिन हम आपको कुछ मुख्य बिंदु दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी प्रमुख बातें इस घोषणा पत्र में कही गई हैं। घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया, पहले ही तेजस्वी यादव ने बता दिया था। संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, यह नारा दिया गया है महागठबंधन के घोषणा पत्र में। और कवर पेज पर सिर्फ तेजस्वी जी की तस्वीर है, सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी और कवर पेज पर भी है। कवर पेज पर लिखा है बिहार का तेजस्वी प्रण, यानी सिर्फ तेजस्वी है। घोषणा पत्र में तेजस्वी के 20 प्रण शामिल किए गए हैं। कुल 25 बिंदु हैं मुख्य बिंदु, लेकिन 20 प्रण है। वक्फ कानून पर रोक लगाने का वादा इसमें लिखित तौर पर किया गया है। तेजस्वी यादव ने इस बारे में बयान दिया था। साथ ही 20 महीने में हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है कि हर परिवार के एक सदस्य को देंगे। जीविका दीदी और संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, परमानेंट करेंगे, यह भी कहा गया है। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे बिहार में, यह वादा किया गया है महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में। माई बहन मान योजना में 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यह भी प्रण किया गया है। ऐसी योजना झारखंड में है। महिलाओं के लिए 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है कि सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा, यह भी कहा गया है महागठबंधन की तरफ से। इसके साथ ही जो ईबीसी, उसके लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा, इसका भी वादा किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी, यह भी इस घोषणा पत्र में कहा गया है। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों को 50% भागीदारी दी जाएगी, यानी एक तरह से ठेकेदारी में आरक्षण। हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा किया गया है। अभी बिहार में 125 यूनिट मिल रही है, ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट हम देंगे फ्री में बिजली। तो 200 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र में, महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो बिहार का तेजस्वी प्रण है उसमें किया गया है। तो ये बड़ी बातें हैं। हालांकि कुल 25 मुख्य बिंदु हैं। ये बड़ी बातें थी जो हमने आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई। तो जब इसकी जानकारी दी तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपने सभी वादे पूरे करेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताया। हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को
प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव संकल्प पत्र बता रहे हैं। बीजेपी लंबे समय से अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र ही कहती रही है। बहरहाल महागठबंधन के द्वारा बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। आपने तेजस्वी यादव के हाथ में वो घोषणा पत्र की कॉपी देखी ना, उसमें आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ तेजस्वी यादव की है और बाकी नेताओं की तस्वीर कोने में। ये देखिए, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है, लेकिन बाकी आप देखिए करीब करीब 1 दर्जन नेताओं की जो तस्वीर है वो कितनी छोटी है। राहुल गांधी जी की उनसे थोड़ी सी बड़ी है और तेजस्वी यादव पूरे पृष्ठ पर छाए हुए हैं, मुख पृष्ठ पर। तो जो नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण और जो तस्वीर कह रही है, वो दोनों बातें बिल्कुल साफ है। और फिर इस बात की मिलान कीजिए जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये महागठबंधन का मतलब आरजेडी, आरजेडी का मतलब तेजस्वी यादव, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है इस मुखपत्र में भी, जो कि अभी तेजस्वी यादव के हाथ में आप देख भी रहे हैं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो बैकग्राउंड में जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था वो यही था, लगभग यही था जो आप अभी इस पर देख रहे हैं कवर पृष्ठ पर। तो यह बिल्कुल साफ है कि यह तेजस्वी प्रण है, इसमें बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ साथ में हैं। तो तेजस्वी प्रण को लेकर राजनीतिक दलों की क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से अपना ही नाम डाला है, अपनी ही तस्वीर डाली है, राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, जरा वो देख लीजिए। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है। इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सके। हजारों लोगों से संवाद करने के पश्चात, अलग अलग वर्ग से चर्चा करने के पश्चात ये मैनिफेस्टो जो आप देख रहे हैं उसके बाद बना। खोदा पहाड़ निकली चुइया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीज़ों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफ़ी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीज़ों को करिएगा और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। ये संकल्प पत्र है, ये तेजस्वी जी का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम बिहार की 14 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर घर में नौकरी देंगे। हम बिहार को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस संकल्प के माध्यम से फिर जनता के बीच हैं और ये संकल्प पत्र लेकर हैं कि हम किस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। तो तेजस्वी प्रण के नाम से ये घोषणा पत्र आ गया है महागठबंधन का। और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कह रहे थे? कह रहे थे ऐतिहासिक है ये घोषणा पत्र, बिल्कुल ऐतिहासिक है। ये भी सच कह सकते हैं, इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि गठबंधन, महागठबंधन का ये घोषणा पत्र है। याद रखिएगा, ये संयुक्त साझा घोषणा पत्र है लेकिन तेजस्वी प्रण है। ये संयुक्त साझा घोषणा पत्र है लेकिन तेजस्वी की ही तस्वीर है। बाकी लोगों की तस्वीर बहुत छोटी है,
तेजस्वी ही छाए हुए हैं। तो ये संयुक्त साझा घोषणा पत्र, उसको तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया है। लेकिन बीजेपी इस पर सबसे बड़ा सवाल जो उठा रही है वो यही उठा रही है कि कहां से हर परिवार को देंगे नौकरी। 30 लाख करोड़ रुपए लगेगा, कहां से आएगा ये पैसा? बिहार का बजट करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का है, कहां से 30 लाख करोड़ रुपए आएगा? राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करने के लिए। राजेश, हमने वो सारी तस्वीरें दिखा दी, 25 मुख्य बिंदु है, उनके बारे में भी मेन बिंदु के बारे में बता दिया। ये बताइए, तेजस्वी यादव को हमने सुन लिया, सुना दिया, जरा ये बताइए कि पवन खेड़ा की बात तो हमने सुनी कि ऐतिहासिक घोषणा पत्र है, लेकिन मुझे ये बताइए तेजस्वी प्रण है ये? तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड में छाए हुए हैं, इस घोषणा पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तेजस्वी ही छाए हुए हैं। बाकी दलों की क्या राय है? मुकेश सहनी की कोई बात आई है इस पर? दीपांकर भट्टाचार्य की कोई बात आई है? बाकी सहयोगियों की कोई रजा, सबकी पूरी रजामंदी है कि तेजस्वी प्रण पर ही काम करेंगे, तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही काम करेंगे? देखिए, मुकेश सहनी का जहां तक उनकी बात है लालचंद जी, तो मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम का पद पाकर ही मस्त हैं। हाँ। उनको सीटों से कोई मतलब नहीं है, घोषणा पत्र में जो चीजें हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्लाहों को आरक्षण दिए जाने, उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को लेकर वो आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन इस घोषणा पत्र में ऐसी कोई चीज जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। उन्होंने ईबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का जिक्र जरूर किया है पंचायतों में, लेकिन मल्लाहों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो मांग है वो मुकेश सहनी की मांग जो है वो फुर्र हो गई है, क्योंकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद जो है वो मिल गया है। और जहां तक पवन खेड़ा का सवाल है, तो पवन खेड़ा के दुखती रगों पर जो है वो मीडिया के लोग हाथ रख रहे हैं, और पवन खेड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद की नाव पर सवार होकर वो अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घोषणा पत्र जो है वो ऐतिहासिक है। लेकिन आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव का यह जो तेजस्वी प्रण या फिर सिर्फ तेजस्वी अपने को मेरी सरकार, तेजस्वी की सरकार, यह जो कहने का उनका सिलसिला है यह तब से शुरू हुआ है जब उनको यह संदेह था कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। शायद यही वजह है कि वो लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाते रहे। हालांकि सीटें झटकने के मामले में कांग्रेस लगभग कामयाब हो गई, क्योंकि 70 में हालांकि 61 सीटें मिली। तेजस्वी चाहते थे कि उन्हें 50 पर पैक कर दिया जाए। तो तेजस्वी का कॉन्फिडेंस तब ज्यादा बढ़ा है जब मुकेश सहनी और आईपी चौधरी, जो आईपी गुप्ता जैसे लोग साथ आए हैं। तो अब वो कांग्रेस को चिताने की मुद्रा में नहीं है। शायद ये वजह है कि उनकी तस्वीर है, राहुल छोटे पड़ गए हैं, यानी बिग पार्टनर जो है वो आरजेडी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। और जिनका आपने फुर्र होने की बात कही, उनको तो पहचानना भी मुश्किल है। उस तस्वीर में मुकेश सहनी की तस्वीर तो पहचाननी भी मुश्किल है। शुक्रिया राजेश राज जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। और इसी खबर पर हमारे साथ मधुरेश नारायण, हमारे संवाददाता पटना से, वो भी जुड़ रहे हैं। मधुरेश, जिस बात की चर्चा अभी हम कर रहे थे राजेश के साथ, जो घोषणा पत्र है तेजस्वी प्रण, उसमें तस्वीरों पर बात कर रहे थे और बिंदुओं पर भी राजेश ने बताया कि अंदर में भी उन बिंदुओं में कुछ नहीं है मुकेश सहनी और उनके लिए। और मैं कह रहा था कि हम तो पहचान नहीं पा रहे कौन सी वाली तस्वीर इसमें मुकेश सहनी, डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं, साधारण नेता की नहीं, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी की इसमें कौन सी तस्वीर थी, मैं पहचान नहीं पाया। इतनी दूर से इतने छोटे छोटे तस्वीर थे। तो क्या बिल्कुल तेजस्वी ने यह साफ कर दिया है, ये तेजस्वी ही लड़ रहे हैं, तेजस्वी की ही सरपरस्ती है, सबको पीछे पीछे चलना है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो घोषणा पत्र जारी किया गया तेजस्वी प्रण के नाम से, ये कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि सभी लोग जो हैं वो तेजस्वी के ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और जो मैनिफेस्टो है, इसे भले ही आप महागठबंधन का मैनिफेस्टो कह लीजिए, क्योंकि जब ये जारी किया जा रहा था तो वहां महागठबंधन के जो उनके साथी हैं, सीपीआईएमएल है या फिर कांग्रेस हो या फिर आईपी गुप्ता जो आईपी जो उनकी पार्टी है, पान पार्टी, उनके संस्थापक हो या फिर और भी जो लोग हो, ये सारे लोग मंच पे मौजूद जरूर थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप मैनिफेस्टो में 25 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर 25 मुख्य बिंदुओं को अगर मैं एक सिलसिलेवार ढंग से एक बार में पढ़ता हूं, तो बातें मुझे बिल्कुल साफ यही दिखती है कि ये तेजस्वी यादव का अपना या फिर राजद का अपना घोषणा पत्र है। तेजस्वी यादव जिन बातों को पिछले
6-8 महीनों से कहते आ रहे हैं, जिन बातों को लेकर के वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हीं बातों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। वही बातें इस घोषणा पत्र में मौजूद है। चाहे आप माई बहन योजना की बात कर ले, चाहे फिर आप जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने की बात कर ले, या फिर भूमिहीनों को, यानी अपनी सारी बातों को तेजस्वी जी ने शामिल कर लिया। तेजस्वी प्रण नाम दे दिया, अपनी तस्वीर लगा दी, बाकी लोगों के छोटे छोटे लगा के राहुल जी की थोड़ी सी बड़ी कर दी। बाकी अंदर में सारा कंटेंट उनका अपना है। अब महागठबंधन के बाकी दलों को उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि पहले बोल तो चुके थे कि 243 की 243 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया भद्रेश जुड़ने के लिए इस खबर पर आपका। अभी वक्त है जनादेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बिहार की चुनावी राजनीति की जो उठापटक है और वहां की जो गर्मा गर्मी है उसके बारे में कुछ और खबर दिखाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाए जाने और एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसी मुद्दे पर दिलीप जायसवाल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने यह विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ इस बातचीत में कहा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हमारे साथ अभी मौजूद हैं बेगूसराय में। दिलीप जी, तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम का फेस बना दिया है और तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए ने अब तक अपना फेस बताया ही नहीं। दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, बिहार में सीएम का पद का वैकेंसी है ही नहीं, तो जिस पद का वैकेंसी नहीं है उस पर किसी को फेस बनाने का मतलब नहीं है। और जहां पर वैकेंसी नहीं है इसका मतलब जो हमारे सीएम है वो नेतृत्व करता है। कोई रिप्लेसमेंट या वैकेंसी रहे तब तो इस सब पर बात होता है। लेकिन जो महागठबंधन के लोग सपना देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में कहा कि फेस तो नीतीश हैं लेकिन विधायक चुनेंगे। महागठबंधन के लोग सपना देख रहे हैं, सपना देखने दीजिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से काउंटर करेंगे? तेजस्वी यादव जीविका दीदी को सरकारी नौकरी देने की बात, वो अपने जंगल राज के घर से देंगे क्या? उनको कुछ होश है? नम्मा फेल आदमी को पतो रहता है कि बिहार का बजट क्या है और क्या करना है। कुछ से कुछ बोल देना, जब जब सपना देखते हैं तो सो के उठ के कुछ से कुछ बोल देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो उनका कहना है कि वो सपना न देखें, कुछ होने वाला नहीं है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, बेगूसराय, बिहार। तो आपने देखा बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। और अब हम आपको कुछ चर्चित सीटों के मुकाबले को दिखाते हैं। खगड़िया जिले का परबत्ता विधानसभा सीट, यहां आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार और एलजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य के बीच जंग का मैदान यह बन गया है। इस जंग में एलजेपी सांसद राजेश वर्मा की एंट्री ने इस अखाड़े को जंग के मैदान में बदल दिया है। चुनावी माहौल में अब चर्चा है कि अब इस जंग का असली पहलवान कौन होगा, यह तो समय ही तय करेगा। लेकिन वर्तमान सच यह है कि परबत्ता विधानसभा चुनाव की राजनीति बहुत गर्मा गई है। खगड़िया जिले की परबत्ता सीट इस बार सियासत का सबसे गर्म अखाड़ा बन चुकी है। राजद और लोजपा आमने सामने हैं, लेकिन दिलचस्पी कुछ और है, क्योंकि जिसने कभी नीतीश की नाव संभाली थी वही अब लालटेन की रोशनी में अपनी नई राह खोज रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार, जो कभी जेडीयू के सिपाही थे, अब राजद के सहारे मैदान में उतर चुके हैं। परबत्ता की धरती, जो कभी नीतीश बनाम लालू की सत्ता जंग का गवाह रही है, अब उसी कहानी का सबसे नया और सबसे नाटकीय अध्याय लिखने को तैयार है। राजद ने पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल की, लेकिन जदयू ने 2005, 2015 और 2020 में कब्जा जमाया। पहले भी जितना कार्य किया, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो चाहे स्कूल के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा की 100% गारंटी मैं देता हूं। पहले भी दिया हूं, आम लोगों को आज भी दिया हूं, क्योंकि क्रिमिनल्स और क्राइम से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज आज तक नहीं किया हूं। ना पिताजी पहले किए थे, ना मैं करता हूं। इसलिए लोगों का जो विश्वास अटूट हम पे है, हम किसी दल में रहें, वो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। इतना विश्वास है मुझे उन पे है, उनको मुझ पे विश्वास है। राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव इस बार अपनी नई सियासी राह पर हैं, लेकिन शायद
ये भूल गए हैं कि पिछली बार उनकी जीत सिर्फ 951 वोटों की पतली लकीर पर टिकी थी, वो भी पिता की विरासत और जेडीयू की लहर के सहारे। अब मैदान में हैं बाबूलाल शौर्य, जो लोजपा से एनडीए का झंडा थामे खड़े हैं। युवा हैं, आक्रामक हैं और उनके पीछे सत्ता का सशक्त कंधा सम्राट चौधरी खड़े हैं, जो खुद इस जमीन से 2 बार किस्मत आजमाकर विधायक बने हैं। बस जनता का प्यार है, आपको दिख रहा है। हर एक युवा बाबूलाल शौर्य बनकर संघर्ष कर रहा है, हर एक बुजुर्ग बाबूलाल शौर्य है, हर एक माताएं बाबूलाल शौर्य है, हर एक नौजवान बहना बाबूलाल शौर्य है। बाबूलाल शौर्य, बाबूलाल शौर्य, बाबूलाल शौर्य बनके ये लड़ाई लड़ रहा है। बाबूलाल शौर्य तो सिर्फ घूम रहा है। सीट पर मुकाबला अब सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि अहमियत की बाजी बन चुका है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो परबता का रण इस बार तगड़ा और तिलमिलाने वाला होने जा रहा है। 2 दलों की परंपरागत जमीन पर अब फिर से कब्जे की जंग छिड़ी है। खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट पर मुकाबला जोरदार दिख रहा है। जदयू से राजद में आए डॉक्टर संजीव कुमार को जरूर लगता होगा कि ये सीट, ये राह उनके लिए आसान है, लेकिन लोजपा के बाबूलाल शौर्य परबत्ता विधानसभा सीट पर उन्हें कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, परबत्ता। ये रिपोर्ट आपने धीरज के दिखी और धीरज खुद इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा बात करने के लिए। धीरज, जिस तरह से ये सीधा मुकाबला दोनों उम्मीदवारों के बीच दिखाई पड़ रहा है, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, लेकिन बात तो यह है कि पिछली बार तो सिर्फ 950 वोट से जीत हुई थी। इस बार मुकाबला बिल्कुल कांटे का है या कोई तीसरा एंगल भी है क्या यहां पर? देखिए, बिल्कुल मुकाबला कांटे का है और हो सकता है कि कहीं जो संजीव कुमार जिन्होंने जदयू को छोड़कर और लालटेन की रोशनी पकड़ी है, तो हो सकता है उनके सामने अंधेरे की स्थिति बन जाए, क्योंकि पिछली बार का जो मुकाबला रहा है वो बिल्कुल कांटेदार का मुकाबला रहा है। मात्र 951 वोटों से संजीव कुमार वहां का चुनाव जीते थे। इस बार बाबूलाल शौर्य वहां पे जो युवा हैं और जो आक्रामक हैं उम्मीदवार बने हैं, और बाबूलाल शौर्य के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनका सीधा सीधा हाथ है, जो कि इस विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। और अगर जातीय समीकरण को भी अगर आप गिनेंगे तो वहां पे जरूर दिखेगा कि वहां पे जो बाबूलाल शौर्य का जो कंधा है वो सम्राट चौधरी के जरिए मजबूत है। इसके अलावा जो एनडीए के जो बाकी दल हैं, क्योंकि ये जो सीटें रही है ये सीटें परंपरागत रूप से जदयू की सीटें रही है, और चुनाव के आखिरी समय में जब से जो संजीव कुमार ने पाला बदला, तो हो सकता है कि संजीव कुमार के लिए यहाँ की राहें मुश्किल हो सकती है। चलिए देखते हैं कि संजीव कुमार इस बार वहां की जनता फिर से संजीव कुमार को मौका देती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धीरज आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब हम आपको बिहार की राजनीति में जो जननायक की चर्चा है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, लेकिन आजकल कई नेताओं को उनके समर्थक जननायक कह देते हैं, तो जननायक को लेकर बिहार में बड़ी जबरदस्त चर्चा है। इसी पर हमारी रिपोर्ट देखिए। हमें दीजिए आज के जनादेश प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार। बिहार की सियासत में इस बार मुद्दा विकास या गठबंधन नहीं, जननायक का ताज बन गया है। जनता की अदालत में अब सवाल है, कौन है असली जननायक? पीएम मोदी की चेतावनी से लेकर तेजस्वी राहुल के दावों तक बिहार का राजनीतिक मंच इन दिनों जननायक के संग्राम में बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों युवा संवाद कार्यक्रम में बिहार की जनता को चेताया था, सावधान रहिए, बिहार में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कोशिश हो रही है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। दरअसल वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी को बिहार का जननायक बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया था। अब उसी रास्ते पर चलते हुए राजद ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को भी जननायक घोषित कर दिया है। यानी बिहार की सियासत में अब जननायक की कुर्सी पर दो दावेदार हैं। लेकिन पार्टी के भीतर से ही स्वर अलग उठे। राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है
कि तेजस्वी को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। बस यहीं से शुरू हुआ लालू परिवार की राजनीति में अंदरूनी तूफान। वहीं भाजपा तेजस्वी को नवी फेल घोषणा पत्र का लीडर बता रही है। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। नवमी फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं, ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में है, कंफ्यूजन। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपनी अलग लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि जननायक का दावा सिर्फ शब्दों में रहेगा, यानी परिवार के भीतर भी नायक की परिभाषा पर मतभेद गहराते जा रहे हैं। पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, लोग जननायक हैं, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। कांग्रेस के लिए जननायक का तमगा अब सियासी सम्मान से ज्यादा सियासी हथियार बन गया है। जो लोग उन्हें पुकारना चाहेंगे पुकारेंगे। कोई मुद्दा है बताइए? नेता कई होते हैं लेकिन नेता ही कहे जाते हैं ना, तो इसमें क्या विवाद है? विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से जुड़ा जननायक शब्द बिहार में क्या राजनीतिक पूंजी बन गया है, या फिर आने वाले चुनाव में जनता ही तय करेगी कि जननायक कौन और जनसेवक कौन। जनादेश डेस्क, DD न्यूज।